नमस्कार। अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत दीक्षित। हर दिन सियासत में बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलता है। बहुत सी हलचल होती है, बहुत से कयास लगाए जाते हैं, तो कई सियासी किस्से सुने और सुनाए भी जाते हैं। लेकिन हर खबर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे रह जाता है। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही अंदर की बातें, जानेंगे उन खबरों के मायने और समझने की कोशिश करेंगे सियासत के दाव पेच को। तो चलिए शुरू करते हैं अंदर की बात। अंदर की बात में आज पहली खबर पर बात करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में पहली बार मंत्री बने अपने प्रभार वाले जिलों को लेकर खासे परेशान हैं। उनकी परेशानी यह है कि उन्हें जिन जिलों में प्रभार मिला है वह प्रदेश और केंद्र की राजनीति में कद्दावर नेताओं का गढ़ माना जाता है। उनके दबदबे वाले क्षेत्र में मंत्री जी को प्रभार दिया गया है। हिट तो इस बात की होती है कि जिस जिले से मंत्री जी आते हैं उसमें भी एक कद्दावर मंत्री को प्रभारी मंत्री बनाकर बिठा दिया गया है। मंत्री जी अपनी पीड़ा अपने समर्थकों और अपने साथी दोस्तों को बताते हैं। वह भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि उनके प्रभार वाले जिले बदल दिए जाएं। तो आज अंदर की बात में हम इसी पर चर्चा करेंगे और आखिर यह मंत्री कौन है और किनसे भयभीत हैं और क्यों भयभीत हैं और क्या कर रहे हैं वो जतन इस भय से मुक्त होने के लिए। तो इसी बात करेंगे। हमारे साथ रोज की तरह हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी और रविंद्र व्यास जी जुड़ गए हैं। व्यास जी और शुक्ला जी, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो शुक्ला जी, मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ये मंत्री कौन है और क्यों भयभीत हैं। वैसे तो देखिए जी, आपको सब कुछ पता है। आप भोपाल में बैठे हुए हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपसे छुपी हो, लेकिन तो कुछ में खुलासा भी करना हम लोग की एक जिम्मेदारी है जी। ये राकेश शुक्ला जी हैं, ये महगांव के विधायक हैं, पहली बार ये मंत्री बने हैं। और इनके पास में जो प्रभार वाले जिले हैं, जैसा भी आप भी जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे कद्दावर जो केंद्रीय मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, प्रहलाद सिंह पटेल है और नरेंद्र सिंह तोमर, तो इनके पास में जो श्योपुर और भिंड, श्योपुर है, भिंड है और एक अशोक नगर है जहाँ पे ये प्रभारी है। तो ये सब वो इलाके हैं जहाँ पे बड़े मंत्रियों का या जो कद्दावर नेता है उनका दबदबा है। और प्रभारी मंत्री की जो भूमिका होती है जिले में, वो कई तरीके से काफी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अगर वहीं पर उसे किसी बड़ी लीडरशिप का सामना करना पड़ता है तो जाहिर है कि उसका दबदबा और थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं रहता है जैसा कि वो स्वतंत्र प्रभार वाले जिलों में रहता है। तो यही स्थिति राकेश शुक्ला जी की है और इसकी वो जो है कई बार उनके बयानों में ये पीड़ा झलकती भी है। वो चाहते हैं कि उनके ये प्रभार बदल दिए जाए। तो ये होता है प्रदेश की राजनीति में, सब उन्होंने कई दफे देखा है कि जब किसी मंत्री को ऐसे प्रभार में चला मिलता है जहाँ पे कोई बड़ा लीडर जो है पार्टी का, जैसे कोई सांसद हो या कोई बड़े ओहदे वाला कोई नेता हो, तो वहाँ पे प्रभारी मंत्री की हैसियत जो होती है गौण हो जाती है। और कोई भी जो मंत्री है, प्रभारी मंत्री है, वो ये नहीं चाहेगा तो उसके कामकाज में बड़े मंत्रियों की दखल हो। लेकिन ये सब हो रहा है और इसी के चलते जो है ये राकेश शुक्ला परेशान भी है। जी व्यास जी, राकेश शुक्ला जी की इतनी परेशानी हो गई कि अशोकनगर और श्योपुर में वो काम ही नहीं कर पा रहे। उनको जहाँ तक अशोकनगर श्योपुर की बात है, तो जैसा कि अभी शुक्ला जी ने भी कहा कि क्योंकि जब बड़े कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जिस इलाके से आते हों तो कुछ ना कुछ मानसिक तौर पर परेशान हो ही जाते हैं, क्योंकि प्रशासन पे उस तरह की दखलंदाजी प्रभारी मंत्री की नहीं रह पाती जितनी वहाँ के वर्तमान केंद्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की रहती है। इसको लेके उनका परेशान होना स्वाभाविक भी है। और राकेश शुक्ला जी एक महगांव से चुनाव जीते हैं, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं इलाके में। और सबसे बड़ी समस्या इनके साथ एक ये भी है कि जो अगर नरेंद्र सिंह तोमर को छोड़ दें तो बाकी, जैसे अभी इनके क्षेत्र में ही अभी एक उपचुनाव भी है जी जी, उसको लेके भी इनकी एक बड़ी परेशानी है। अच्छा,
कि आप कांग्रेस से आए हैं और उनको चुनाव जितवाना है, जबकि उनकी हालत जो है इलाके में बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है। अच्छा, तो ये आपका इशारा वन मंत्री की तरफ है, रामनिवास रावत की तरफ। बिल्कुल सही आपने पहचाना है। जी जी। और जहाँ तक राकेश शुक्ला की बात है, तो राकेश शुक्ला तो ये काफी समय से बीजेपी के रहे हैं। इनके पिताजी भी संघ के सक्रिय सदस्य रहे हैं और ये भी पार्टी में काफी इनका योगदान रहा है। एक बार जरूर इनको जब टिकट नहीं मिला था तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, पर बाकी तीसरी बार के विधायक हैं और इनका अपने इलाके में एक बड़ा दबदबा माना जाता है। एक शुक्ला जी, एक और इसके पीछे अंदर की बात है कि जहाँ से राकेश शुक्ला, मतलब आप मेहगांव का जिक्र कर रहे थे, मेहगांव भिंड जिले से आता है। मेहगांव से जहाँ उनको भाजपा ने टिकट दिया था, वहाँ वर्तमान शिवराज सरकार, मतलब कालांतर में जब शिवराज की सरकार थी तो वहाँ मंत्री थे भदौरिया। ओपीएस भदौरिया का टिकट काट के जो है इनको दिया गया था और ओपीएस भदौरिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के बिल्कुल खासम खास माने जाते हैं। तो क्या एक कारण ये भी हो सकता है भयभीत होने का? नहीं, भयभीत होने के बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है आपका जो रसूख होता है, जो आपका दबदबा होता है, अगर वो आहत होता है या वो प्रभावित होता है तो उसके चलते क्या है कि धीरे धीरे ये स्थिति बन जाएगी कि ना तो आपके अधिकारी सुनेंगे, ना आप जो है जनता का काम कर पाएंगे और ना ही एक प्रभारी मंत्री के जो दायित्व होते हैं उसका निर्वहन आप उस तरह, मतलब एक दबदबा हम लोगों ने देखा कि प्रभारी मंत्री का जिला प्रशासन पे भी एक दबाव होता है, विकास कार्यों में भी उसकी भूमिका होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है वो भी प्रभारी मंत्री की सिफारिश पर होती है जी। तो राजनीति में लोग चाहे जो कुछ दावा करें, और जिस तरह से एक ये कहा जाता था कि कभी जो है ट्रांसफर उद्योग चलता था, तो वो उद्योग अभी भी चल रहा है। उस उद्योग में इनकी भी बड़ी भूमिका होती है, प्रभारी मंत्रियों की भी भूमिका होती है। जैसे एक तबादला नीति जो बीजेपी सरकार ने बना रखी है, संगठन ने तय कर रखा है कि प्रभारी मंत्री की सिफारिश के बाद में ही जो है ट्रांसफर होंगे अधिकारियों के। तो सबसे ज्यादा तो इनको दिक्कत आ रही होगी कि अपने मनपसंद के अधिकारी जो है अपने प्रभार वाले जिलों में नहीं रख पा रहे हैं, वहां पे प्रशासनिक कसावट कैसे लानी है वो नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे, क्योंकि अगर बड़े कद्दावर नेताओं का वहां पे दबदबा है तो उनकी मर्जी पहले सुनी जाएगी, उनको पहले बात मिलेगा। ठीक बात। तो जब कोई व्यक्ति कहीं अप्रासंगिक होने लगता है तो उसको स्वाभाविक है कि उसको तकलीफ होगी। पद और पद इनके पास में है, लेकिन जो है आदेश किसी को चल रहा है तो वो तकलीफ का सामना ये भी करता है। ठीक बात है। व्यास जी, इसमें एक और अंदर की बात मैं आपसे जानना चाहूंगा और उसको आप हो सकता है उसकी पुष्टि करें। चूंकि राकेश शुक्ला के पास जो विभाग है उसमें कुल जमा जो है 100 से 150 लोगों का अमला है, मतलब उनके पास नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग है। एक परेशानी उनको वो है। दूसरा जो मेरे पास जानकारी अंदर खाने की अंदर की बात ये भी है कि पिछले दिनों उनको ग्वालियर, मतलब अपने गृह क्षेत्र में जाना था, लेकिन अचानक बड़े नेता का फोन आता है और उनको आनन फानन में अपना पूरा दौरा निरस्त करके प्रभार वाले जिले में जाना पड़ता है। और फिर वहीं से शुरू होती है हमारी इस अंदर की बात कि उन्होंने ये पीड़ा अपने मित्रों को बताई और मित्रों में कुछ ऐसे मित्र भी थे जिन्होंने चर्चा बाहर ले आए। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, बड़े बड़े नेताओं के बीच में फंस गया हूँ। भिंड में देखो तो प्रहलाद पटेल हैं, श्योपुर में देखो तो नरेंद्र जी का दखल रहता है, और अशोकनगर में बगैर सिंधिया जी के पूछे कुछ कर नहीं पाता हूँ, तो मैं आखिर बनाया काहे के लिए गया हूँ। ये पीड़ा क्या है, क्या कहेंगे आप इस पे? पीड़ा स्वाभाविक है। हाँ। कि जब आप मंत्री हैं और आप को अपने मन का आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ना कोई बात कर सकते हैं, और जहाँ आप जाना चाहते हैं वहां से भी आपको जाने से रोका जाए, और इनको जो फोन किया गया था वो तो आप सबको पता है, पर इशारा जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर था कि उनके कहने पे इनको अपने बिल्कुल में जाने के लिए कहा गया था। बिल्कुल ठीक आपने कहा। शुक्ला जी, देखिए आप, मतलब विभाग की पीड़ा ही है, प्रभार वाले जिलों की पीड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय हम मानते हैं कि प्रहलाद पटेल चूँकि केंद्र की राजनीति में बड़े सक्रिय रहे हैं, और वहाँ पर भी ये माना जाता है कि पिछले दिनों जब प्रभारी मंत्री वहाँ समीक्षा बैठक करने गए थे तो राकेश शुक्ला ने अपनी ये पीड़ा व्यक्त की थी कि
मैं जिले में किसी अधिकारी को कोई काम के लिए बोलता हूं तो वो कहता है पहले मंत्री जी से पूछिए, फिर उसके बाद आपके काम के बारे में कहा जाएगा। देखिए, ये इनकी तकलीफ है, तभी तो ये तमाम चर्चा में है और ये बात भी सामने आ रही है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में आप ये देखिए कि किस तरह से जो मोहन यादव जी हमारे सीएम है, उनको जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो अब उनकी कैबिनेट आप देखिए उसमें कितने सीनियर हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री को इस तरह की चीजों का सामना नहीं करना पड़ रहा है कि उनको जो है नरेंद्र सिंह तोमर के दबाव का सामना करना पड़ रहा हो, ये प्रहलाद सिंह पटेल का सामना करना पड़ रहा हो। लेकिन ये जो मंत्री है हमारे जिनके प्रभार वाले जिलों में जो दखलंदाजी है, तो तभी आपने भी कहा कि भिंड जो है फलाने का इलाका है, जो सतवे वाला क्षेत्र है, नरेंद्र सिंह तोमर, श्योपुर जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी के प्रभाव वाला क्षेत्र है। तो ये स्वाभाविक है कि जब आप किसी सीनियर लीडरशिप का सामना करते हैं और आप जूनियर होते हैं और आपको ज्यादा महत्व मिलता है तो एक टकराहट तो होती है। और मुझे लगता है कि ये टकराहट देश सवेर जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में अलग तरह से दिखने लगेगी जब सीएम बनाम जो है अदर जो सीनियर लीडर्स है उनके बीच में। वही हम लोगों ने मध्य प्रदेश की राजनीति में देखा है, कई दफे ऐसा हुआ है कि किसी जूनियर को अगर जो है कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है तो जो सीनियर लीडरशिप होती है वो थोड़ा सा उसकी जो एरोगेंसी होती है, जो उसका विरोध होता है, तो सतह पे भी दिखने लगता है और उसकी चर्चा भी होती है। चलिए व्यास जी, एक अंतिम टिप्पणी इस खबर पे आपकी एक और लूंगा कि आखिर इस जो उनके अंदर की पीड़ा है या उनके अंदर का जो दर्द है उसको दूर भगवान करेंगे कि स्वयं मोहन करेंगे? भगवान तो आशीर्वाद दे सकते हैं, पीड़ा तो दूर तो मोहन जी ही करेंगे। ठीक बात है, क्योंकि और उनकी पीड़ा ज्यादा बड़ी है। पीड़ा ज्यादा बड़ी है, पीड़ाग्रस्त दोनों हैं। जी जी। तो देखिए, आज हमने बात करी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर की। कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर हमारे दोनों ही वरिष्ठों का कहना है कि उन्होंने नाम तक बताया कि राकेश शुक्ला की ये पीड़ा है, और वो दोस्तों को बता रहे हैं कि जहां मुझे कार्य क्षेत्र में उतारा गया, मतलब कर्म क्षेत्र जो बनाया गया है बतौर प्रभारी मंत्री के तौर पर, वो अशोकनगर और श्योपुर है। श्योपुर में नरेंद्र सिंह तोमर जी का खासी दखल है, चूँकि बतौर सांसद श्योपुर में उनने बहुत काम कराए थे। उसके बाद दूसरी बड़ी पीड़ा थी उनकी श्योपुर में, चूँकि वन मंत्री रामनिवास रावत का भी दखल है और इस समय वर्तमान में उपचुनाव भी चल रहा है। इसको लेके उनको, क्योंकि वहाँ वो कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करा सकते। दूसरा सबसे बड़ा उनका एक कष्टकारक जिला जिसको वो मानते हैं वो है अशोकनगर। अशोकनगर वो क्षेत्र आता है जहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया का खासा दखल है। खासा दखल से मेरा तात्पर्य यह है कि वहाँ उनसे पूछे बगैर कोई काम उनको नहीं करना है, ये उनको ताकीद किया गया है। तीसरा जो उनका दुर्भाग्य कहें या हिट कहें उनके साथ, कि जहाँ से वो आते हैं वो भिंड जिला है, वहाँ भी एक कद्दावर नेता जो केंद्रीय राजनीति में भी बड़े सक्रिय रहे और वर्तमान में मोहन सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रहलाद सिंह पटेल को वहाँ प्रभारी मंत्री बनाया गया है। प्रभारी मंत्री होते हुए प्रहलाद के कद इतना बड़ा है कि उसके सामने राकेश शुक्ला भी कई बार अपने आप को बोना साबित महसूस करते हैं, और इसी कारण वो इस बात की पीड़ा से रहते हैं। तो आज हमने अंदर की बात में ये बात करी है, लेकिन हम दूसरी खबर की बात करेंगे जो काफ़ी अहम है। और सबसे बड़ी बात है कि निर्मला सप्रे जो बीना की विधायक हैं, उनको लेके अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वह किस पार्टी में है, उन्होंने आज तक खुलकर इसका जवाब नहीं दिया है। हालांकि वो शनिवार को बीजेपी कार्यालय पहुंची और यहां संगठन पर्व की कार्यशाला में शामिल होती हैं। वहीं बीजेपी ऑफिस से बाहर आने के बाद निर्मला सप्रे का एक बयान आता है, जिसके बाद सियासत तेज हो जाती है। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक बीजेपी की सदस्यता नहीं ली है, मैं बीजेपी की सदस्य नहीं हूँ। तो हमारी अंदर की जानकारी ये है कि जब अगर वो हाथ से चुनाव जीती हैं और कमल को थामना चाहती हैं, कमल उनके हाथ में नहीं आ रहा और हाथ उनसे छूटता जा रहा है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे दोनों वरिष्ठ साथियों के साथ से। शुक्ला जी, निर्मला सप्रे पे सस्पेंस अभी बरकरार है, लंबे समय से एपिसोड चला आ रहा है। इसकी जो स्थिति है वो भई गति सांप छछूंदर केरी उगलत निकलत तीर घनेरी जैसी स्थिति है। लोकसभा चुनाव में इनकी जो है एक चुनावी उपयुक्तता थी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने इनको जो है हाथों हाथ लपक लिया था और ये भी गई थी और मंच साझा किया था। और अभी जैसा भी आप बता रहे हैं कि संगठन पर्व में भी शामिल हुई है। ये चाहती है बीजेपी में जाना और अभी ये कहती है कि इन्होंने सदस्यता नहीं ली है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको सदस्यता दी नहीं है और इसी के चलते ये खुद भी असमंजस में है और ये जो है इनकी जो स्थिति है उसको लेकर के असमंजस बना हुआ है। और कांग्रेस तो मजा ले रही है
क्योंकि कांग्रेस के पास में खोने के लिए कुछ है ही नहीं। एक विधायक उसके खाते में रहता है या निकल जाता है, इससे बहुत बड़ा अंतर जो है कांग्रेस को बढ़ना नहीं है। और यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी है कि उनके पास में 163 है, तो इस पर बहुमत से बहुत ज्यादा उनके पास में सीटें हैं। अब निर्मला सप्रे उनके साथ में रहे या ना रहे, उससे क्या अंतर पड़ता है। तो जब किसी व्यक्ति की कोई राजनीतिक और चुनावी उपयुक्तता समाप्त हो जाती है तो उसकी यही दशा होती है जो निर्मला सप्रे की है। और हमारे देश की राजनीति में भी उपयुक्तावाद जो है बहुत महत्व रखता है। और लोकसभा चुनाव में इनकी अपने साथ में रखा और इन्होंने मंच भी साझा किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान ये प्रचार भी करती हुई दिख रही थी। तो और कांग्रेस अब ये चाहती है कि ठीक है, ये इसी तरह से जो है अधर में लटकी रहे, नहीं तो ये कांग्रेस में है नहीं बीजेपी में। तो निर्मला सप्रे की स्थिति जो है वो बड़ी उनके लिए जो है दुखदायी साबित हो रही है। हालांकि वो बीच बीच में जब वो जाती हैं वहां पर बीजेपी के संगठन पर में शामिल होती हैं या उनके साथ मंच साझा करती हैं, तो ये तो जाहिर है कि ये तो खुद को चाहती है बीजेपी में जाना, लेकिन अभी बीजेपी इनको ले नहीं रही जी। तो अब इस पे और समझते हैं व्यास जी से। व्यास जी, कांग्रेस से चुनाव जीतती हैं, हाथ छोड़ना चाहती हैं, कमल का फूल हाथ नहीं लग रहा है, और यही उनकी परेशानी और ये सस्पेंस लगातार बरकरार है दोनों दलों में। देखिए, अब जो बैठक में ये गई थी बीजेपी की बैठक में, जिसमें बीजेपी के ही नेताओं को बुलाया गया था और बड़ी बैठक थी, बीजेपी की संगठन कार्यशाला की बैठक थी। और इस बैठक में अगर निर्मला सप्रे गई थी तो ये ही माना जाएगा ये बीजेपी में है। पर अंदर खाने की बात जो पता चली है उसमें ये था कि इनके जो पहले जब ये बीजेपी में शामिल हुई थी तो जो भी एग्रीमेंट हुआ हो उसमें शायद मंत्री पद की भी बात हुई थी। और संगठन स्तर पे जो इनकी चर्चा प्रदेश अध्यक्ष से हुई, उसमें जो कुछ भी इनके आपस में बातचीत नहीं बनी, उसके बाद ये जब बैठक से बाहर आती हैं तो ये कहते हैं कि हम बीजेपी के सदस्य नहीं हैं। अब फिलॉसफी में पोस्ट ग्रेजुएट निर्मला सप्रे अपनी एक अलग राजनीतिक लाइन खींचना चाहती है। कांग्रेस बाकायदा सागर में इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर चुकी है, इनको हटाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को भी कह चुकी हैं। हाँ, ये कहती हैं कि मैंने जो है पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी है। तो ये एक बड़ी विरोधाभासी स्थिति है। हालांकि इनके राजनीतिक स्थिति अगर बिना क्षेत्र में देखी जाए तो बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही वर्तमान में। वैसे ही बीना बीजेपी का गढ़ रहा है और लगातार वहां से बीजेपी के ही विधायक चुनाव जीतते रहे हैं। एक अंतिम टिप्पणी शुक्ला जी आपसे लूंगा कि दर्शन शास्त्र की, जैसा व्यास जी ने बताया अंदर की बात की, दर्शन शास्त्र से पढ़ी लिखी हैं, फिर जनता, अपने आप को जनता का एमएलए बताती हैं, किसी दल का नहीं बोलती, जनता का, मैं बोले जनता की विधायक हूँ। लेकिन क्या कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अंदर की बात क्या है कि इनको फिलॉसफी भाजपा कांग्रेस पढ़ा रही है ये, या भाजपा कांग्रेस को ये फिलॉसफी पढ़ा रही है? नहीं, ये कुछ भी नहीं। ये कोई दर्शन शास्त्र पढ़ा हो या कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा हो या कोई भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, आपको ये पता है कि राजनीति क्यों होती है। राजनीति का एकमात्र आकर्षण जो अब मैं देख रहा हूँ, अब जो वर्तमान समय की राजनीति, उसका एकमात्र आकर्षण जो है करप्शन है। करप्शन करने के अवसर आपको कब मिलते हैं? जब आप सत्ता के साथ में होते हैं। सत्ता से बाहर रहकर आप करप्शन को मुद्दा बना के आप जनता के बीच में जा सकते हैं, लेकिन करप्शन करके आप जो है कोई आर्थिक लाभ नहीं ले सकते हैं, कोई बड़ा फायदा नहीं ले सकते हैं। तो अब राजनीति के जो चरित्र है वो हम सबके सामने जो है उजागर है और स्पष्ट हम लोग समझते हैं राजनीति क्यों हो रही है। और जितने लोग भी दौड़ दौड़ के जो है वो बीजेपी में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं या अन्य जगह जा रहे हैं, तो वहाँ देखिए जहाँ जहाँ सरकार है इनकी, वहीं तो दौड़ के जा रहे हैं। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ कहाँ भाग रहे हैं लोग। तो कुल मिला के ये है कि अब राजनीति जो है बड़ी अवसरवादी हो गई है। और दर्शन शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है कि आप जिस दल से हिम्मत से चुनाव लड़ेंगे उस दल को आप छोड़ देंगे, तो छोड़ने की इच्छा जाहिर करेंगे। दर्शन शास्त्र में क्या विश्वासघात का कोई चैप्टर है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि दर्शन शास्त्र में कोई विश्वासघात का भी चैप्टर होगा। तो राजनीति जो है बड़ी अवसरवादी हो गई। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस क्यों नहीं इनको निकाल बाहर करे। ठीक बात है। एक विधायक का आचरण जब स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो पार्टी विरोधी है और वो दूसरे दल के साथ में बना हुआ है, तो आप क्यों विलम्ब कर रहे हो? आप निकाल के उनको बाहर कीजिए। फिर इसके बाद जाए जहाँ जाती हो, कोर्ट जाए, कचहरी जाए,
और अपने सिंबल को बचाने के लिए कोशिश करें, लड़े। और जैसा कि व्यास जी कह रहे थे, तो ये स्थिति केवल ऐसा नहीं कि उपचुनाव में केवल निर्मला सप्रे के सामने चुनौती होगी। अगर यहाँ से निकल के ये बीजेपी में जाती हैं तो बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनेगी। वहाँ की जो स्थानीय लीडरशिप है वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इनको स्वीकार नहीं करेगी। ये विरोध का भी सामना इनको करना पड़ेगा। इसके चलते बीजेपी अभी जो है कोई इस तरह का जोखिम लेने की तैयार नहीं है। ठीक बात। तो अंदर की बात में व्यास जी और शुक्ला जी आपने समय निकाला, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स ने बोला कि निर्मला सप्रे को खुद निर्णय करना पड़ेगा, ये इसके कहने से और उसके कहने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने अभी तक भाजपा की सदस्यता नहीं ली है और कांग्रेस की सदस्यता छोड़ी नहीं है तो फिर आप किसको भ्रमित कर रही हैं? और ये भ्रम किसके लिए हो रहा है कि आप बाद में कभी भाजपा के दफ्तर पहुंच जाती हैं, कभी कांग्रेस ही आपके घर पर झंडा लगाने पहुंच जाते हैं, और फिर जब बवाल मचता है तो आप कहती हैं कि मेरे यहाँ तो सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। इस तरह की बातें नहीं होंगी। जो कुछ होगा सस्पेंस जल्दी खत्म करना पड़ेगा, अन्यथा जनता आपका सस्पेंस दूर कर देगी। अंदर की बात में आज इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक दीजिए मुझे याद। देखते रहिए DNA न्यूज़। नमस्कार।